सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ कोई भी एग्जाम हो उसमें इंग्लिश में टॉपर बनने के ऐसे क्या 5 गेम चेंजिंग स्टेप्स हो सकते हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना और एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना, सुनना और उनको फॉलो करना। सिर्फ किसी वीडियो को देख लेने से या उन बातों को सुन लेने से आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे जब तक कि उन चीजों को आप अपनी पढ़ाई में, अपने दैनिक जीवन में फॉलो नहीं करोगे तब तक वो मजा नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम स्टेप मानते हैं जो कि आपके लिए और सभी के लिए बहुत जरूरी है वो है टू नो योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या आपका पैटर्न है। पहले प्री का एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस का एग्जाम होता है। इस तरीके से जैसे अगर हम एग्जिस्टिंग पैटर्न की बात करते हैं तो कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ चाहे सीएचएसएल है, उन सब में पहले प्री का पेपर होता है। और प्री सीपीओ को छोड़ दिया जाए तो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में ही क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि उसके मार्क्स जो है वो मेंस के लिए जो कट ऑफ बनती है फाइनल आपकी, उसमें नहीं जुड़ता है। सीपीओ का जो पेपर होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल में ऐसा ही होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 जीएस और 25 आपके इंग्लिश के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आपका, तो ये आपका पैटर्न बन जाता है। सीपीओ के पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ 25 थे वो वहां पर 50-50 है। 50 मैथ्स, 50 जीएस, 50 रीजनिंग और 50 आपका इंग्लिश। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। तो ये आपका पैटर्न रहता है। पैटर्न जानने के बाद में अगर हम पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस समझ लेना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। अब सिलेबस समझने के लिए आपके पास में 2 सोर्सेज होंगे। सबसे पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन निकालिए। नोटिफिकेशन में नीचे सिलेबस लिखा होता है कि प्री के लिए ये चीजें हैं और मेंस के लिए ये चीजें हैं। हालांकि एसएससी हर चीज सिलेबस के हिसाब से चले ऐसा हुआ नहीं है, तो आपको न सिर्फ वो जान लेना है बल्कि में आप सिलेबस के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप जो कोचिंग जहां से आपने करी है पूरा एक बार जो सिलेबस कंप्लीट आपको करना है, चाहे वो जिस भी टीचर से करना है चाहे आपको किताब से करना है, तो वहां से आपको सिलेबस का पता चल सकता है। तीसरा आप यूं कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स हैं अगर आप उनको पढ़ोगे तो भी आपको एक हद तक सिलेबस की समझ हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं ये कहूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिलेबस समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको अगर मैं एक डायरेक्ट सोर्स बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश रामायण बुक लीजिए और उसमें पूरा का पूरा देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर सारी चीजें कवर्ड है, चाहे वो वोकैबुलरी की बात है, चाहे वो ग्रामर की बात है, चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंशन की बात है। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इंग्लिश में मोटा मोटा सिलेबस आपका 3 पार्ट में इंग्लिश को बांटा गया है। पहला ग्रामर का पार्ट है, दूसरा आपका वोकैबुलरी है और तीसरा आपका रीडिंग का पार्ट है जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोल देते हैं। ग्रामर के अंदर लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे क्योंकि प्री में 2 या 3 ही ग्रामर मतलब एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के अंदर सारे चैप्टर से आ जाएंगे, लेकिन किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो किसी शिफ्ट में किसी दूसरे शिफ्ट मतलब चैप्टर से आ गया। इस साल इन चैप्टर से पूछ ले तो अगले साल हो सकता है किसी और चैप्टर से पूछ लें। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स आपको छोड़ देने, आपको लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर न सिर्फ आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए जरूरी है, बल्कि में आपकी इंग्लिश की जो समझ बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए भी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा दूसरा जो आपका पार्ट रहता है वो होता है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। एक वन वर्ड्स का क्वेश्चन होता है कि लंबी सी लाइन दे रखी है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिनोनिम एंटोनिम यानी कि सिनोनिम का मतलब हो जाता है समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। चौथा आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मुहावरे जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आते हैं वोकैबुलरी में। इसके अलावा आजकल वोकैबुलरी में एक क्वेश्चन आने लगे होमोनिम्स के। होमोनिम्स यानी कि ऐसे शब्द जो देखने में पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, तो उन पे भी क्वेश्चंस आजकल आते हैं। तो ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट रहता है। इसके अलावा स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। स्पेलिंग यानी कि जैसे एप्पल की स्पेलिंग APPLE है, तो वहां पे करेक्ट स्पेलिंग या इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछने के लिए आते हैं, तो ये भी पार्ट है। ये सब चीजें आपको कहाँ पे मिल सकती हैं, वो सारी चीजें, सोर्सेज की भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले सिलेबस को जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की मेरे भाई, तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है आपका, सबसे पहले PQRS के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। PQRS यानी कि पैराजंबल, ये प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, यानी कि 4 सेंटेंस दे रखे होंगे, उनका सही क्रम क्या होगा ये पूछा जाता है।
दूसरा आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, एक पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, उसमें से कुछ कुछ शब्दों को हटा रखा होता है, तो वही आपका उसके ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उनको फिल करना है, वो क्लोज टेस्ट है। और तीसरी चीज जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आती है वो होती है पैसेज। एक बड़ा सा पैसेज होगा, अनसीन पैसेज जिसको बोल देते हैं, उसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पर आगे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर करने होते हैं। पैसेज के क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं, ठीक है। ये सीजीएल सीएचएसएल की बात कर रहा हूं। सीपीओ के प्री में भी पैसेज आता है और मेंस में भी आता है। सीपीओ में क्या होता है, सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है और उसके बाद में आपका मेंस का एग्जाम होता है। सीपीओ मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस और पैटर्न पूरा मैंने बता दिया। कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कैसे करना है वो सब चीजें पे आऊंगा। तो जब आपने सिलेबस जान लिया, पैटर्न जान लिया, तो अगला आपको जो क्या करना है, आपको तैयार करना है एक रोड मैप। देन मेक अ क्लियर रोड मैप। आपको क्या चीज किस तरीके से पढ़नी है ये आपको रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि 3 चीजें अगर हमने इंग्लिश में डिस्कस की थी, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर वोकैब आपको करना है तो वोकैब को याद करने के क्या क्या तरीके आपके हो सकते हैं। जैसे पहला है पिक्चराइजेशन मेथड, कोई शब्द आपने लिया उससे रिलेटेड कोई फोटो आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है रूट वर्ड्स। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि रूट वर्ड से याद हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक शब्द लिया अपैथी। पैथी का मतलब होता है, ये जो पैथ शब्द है इसका मतलब होता है फीलिंग्स, और अ का मतलब होता है बेसिकली वहां पे एब्सेंस यानी कि कमी। तो अपैथी का मतलब है फीलिंग्स की कमी। जैसे टेलीपैथी, टेलीपैथी, पैथी अगेन फीलिंग्स, टेली यानी कि दूर से, तो जब आप दूर से फीलिंग्स को समझ जाए तो वो क्या है, आपकी टेलीपैथी है। तो पैथी ये आपका रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड के हिसाब से आप बहुत सारे वर्ड्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेमोनिक्स बनाना। नेमोनिक्स क्या है, कोई शब्द लिया उससे रिलेटेड कोई कहानी बना ली, कोई ट्रिक बना ली, उस शब्द को ब्रेक करके उसमें से कुछ समझ लिया आपने, वो निमोनिक्स होते हैं। इसके अलावा कई बार आप एग्जाम्पल देख देख के, किसी शब्द के एग्जाम्पल देख देख के भी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। और लास्ट आपको मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें आप तब याद रख पाओगे जब आपके पास में वोकैब संजीवनी है, क्योंकि वोकैब संजीवनी के अंदर अलग अलग चीजों को यहाँ पे दिया गया है, रूट वर्ड्स दिए गए हैं, वहां पे एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे बीच बीच में। तो बहुत सारी चीजें आपको वोकैब संजीवनी में मिल जाएंगी, लगभग हर चीज। तो वोकैब संजीवनी आप फॉलो कर सकते हैं। वोकैब संजीवनी में जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सभी को मैंने यूट्यूब पे पिक्चर्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रखा है, तो आप उनको यूट्यूब से याद भी कर सकते हो। तो जितने मुश्किल वर्ड्स होंगे आपके लिए वो आपको याद हो जाएंगे यूट्यूब से। एक वोकैब संजीवनी सीरीज नाम से हमने सीरीज चलाई थी, आप वहां से कर सकते हो। तो ये आपको डबल फायदा मिल जाएगा वोकैब संजीवनी का। वोकैबलरी न सिर्फ वोकैब के लिए जरूरी है बल्कि कॉम्प्रिहेंशन में भी बड़ा रोल है। जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं आप उनका मीनिंग तब समझ पाओगे ना जब आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो वहां भी जरूरी है। दूसरा सेक्शन आता है आपका ग्रामर का। ग्रामर में आपको सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मल्टीपल रिवीजन आपको करना है, बार बार उनको रिवाइज करना है। एक बार में कॉन्सेप्ट पढ़ के सीख नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का वीओडी बैच से पढ़ रहे हैं, तो वीओडी बैच में सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लास देखनी है और उस क्लास का बार बार आपको रिवीजन करना है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि सर हमें तो सब कुछ आ गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर हमें लगता है सर हम तो भूल गए, हमें चीजें याद ही नहीं हो रही। क्लास देखते हैं तो समझ आता है, बाद में नहीं आता है, रिवीजन की कमी है। बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना भी जरूरी है। हालांकि हम अपने बैच में, जो हमारा इंग्लिश वीओडी बैच है या जो हमारे लाइव बैच अब चल रहे हैं, उन सभी में हम क्या करते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आज की डेट में इतना कुछ पढ़ने के लिए और इतना सा समय आपके पास है, तो इतने समय में इतना सब कुछ आप तब पढ़ पाओगे जब कुछ चीज आपको टीचर के एंड से भी करके मिल जाए। तो हमारे बैच के अंदर आप हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग देने लगे। डिजिटल नोट्स तो मिलते ही, हैंड रिटन भी मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा जब आपने रिवीजन बार बार कर लिया तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हमारा कोई चैप्टर खत्म होता है तो हम लगभग 2 से 3 क्लासेस आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस क्लासेस कराते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास के दौरान पढ़ाए थे उन कॉन्सेप्ट्स पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको पता रहे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं और साथ साथ में आपको अलग से कुछ जो हमने खुद से डिजाइन करे क्वेश्चंस हैं वो भी कराते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं। तो प्रैक्टिस बार बार करनी है और ये सब चीजें करने को काम मिल जाएंगी। तो आपके पास में 2 सोर्सेज है, दोनों आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश वीओडी बैच आप ले सकते हैं और इंग्लिश रामबाण किताब जरूर आप ले लेना। तो रामबाण और वीओडी बैच ग्रामर के लिए सफिशिएंट सोर्स है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। वोकैबुलरी में अगर एक भी शब्द आपका संजीवनी से बाहर आ जाए तो गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि ये एकदम अपडेटेड किताब है, लेटेस्ट। ऐसे ही रामबाण और वीओडी बैच के बाहर ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है, ये मैं लिखित में दे सकता हूं। तीसरा जो आपका पार्ट होता है वो होता है आपका क्या, कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, एक तो डेली रीडिंग करनी है। डेली रीडिंग क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स हमने दे रखा है, हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। बाकी अगर इन चीज़ों को पढ़ने में आपको दिक्कत लगती है
तो प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स करके हमारा एक चैनल है, वहां पे हम रीडिंग बूस्टर चलाते हैं। रीडिंग बूस्टर एक ऐसी चीज है, उसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मतलब एडिटोरियल लेते हैं, जनरली न्यूज़पेपर से ही लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेते हैं, और उसको हम बड़े अच्छे से वहां पे पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, पूरा उसमें ब्लैंक बना के क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करा देते हैं, पैसेज की करा देते हैं, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको बता देते हैं, तो वो आपकी वोकैब को बूस्ट करने के लिए, रीडिंग को बूस्ट करने के लिए और ग्रामर को बूस्ट करने के लिए वो एक बूस्टर है कंप्लीट आपका। सो वो रीडिंग बूस्टर ना कह के आप उसको पूरा इंग्लिश बूस्टर कह सकते हो, क्योंकि पूरी इंग्लिश को वो बूस्ट करता है। इसके अलावा आप कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब लेके भी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। बाकी मुझे जो मैं पर्सनली जो प्रेफर करूंगा, मैं कहूंगा क्रांति आपके पास है नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन रीडिंग बूस्टर आप जरूर देखें। रीडिंग बूस्टर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बुक आपको पैसे से लेनी है तो इसको ही रिकमेंड करूं। मैं कहूंगा अगर इससे बेहतर मुझे ये रीडिंग बूस्टर लग रहा है ना, तो मैं आपके लिए वो चीज रिकमेंड करने आया हूं जो कि आपको बेस्ट रहेगी। जैसे यहाँ पे वीओडी बैच और इंग्लिश रामबाण। वीओडी बैच में आज इसको इसलिए भी आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि आज अभी ऑफर चल रहा है। देखो नॉर्मली हम लोग कहीं पे भी बहुत सारा पैसा ऐसे ही उड़ा देते हैं, नोटबुक भी खरीदने जाते हैं तो 50 रुपए से नीचे की नोटबुक नहीं आती है। एक बैच जहां पे इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको हर एक चीज जहां पे मिल रही है, वो बैच जो नॉर्मली 699 रुपए का होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में आज 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिन के लिए मिल रहा है। इसके बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा, तो ऑफर बहुत लंबा नहीं है, इसीलिए आप ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। आदित्य सर के बर्थडे पे ये ऑफर आ रखा है हमारे बैच पे। जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा, अगर ये वीडियो आप ऑफर के बाद देख रहे हैं तो आपको 699 रुपए में ही बैच लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इस बैच के लिए 699 रुपए भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। ऑफर के खत्म होने से पहले बैच ले लें। बैच की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, इसीलिए आपको और भी ज्यादा फायदा रहेगा। अगर इस बैच से आपने पढ़ाई करी है तो चाहे सीपीओ का पेपर है, सीजीएल का है, या सीएचएसएल का है, या एमटीएस का है, प्री है या मेंस है, डजंट मैटर, हर एग्जाम के लिए काफी है। बाकी ग्रामर के लिए कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हिंदी मीडियम के, जिनको ऐसा भी लगता होगा कि शायद इंग्लिश तो हम जीवन में सीख ही नहीं पाएंगे। तो मेरे भाई मैं एक चीज बस आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर वीओडी बैच लेना भी है तो उससे पहले भी अगर आपको लगता है कि सर ने वीओडी बैच में किस तरीके की चीजें करा रखी है, किस तरीके की नहीं, तो मैं जस्ट एक चीज आपको देखने की बोलूंगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, अगर आपको जीवन में कभी ये फील हुआ है कि सर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूं, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की एक वीडियो है हमारी यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को फ्री में देखना, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 12 घंटे की वीडियो है लगभग, लेकिन एक बार उसको देखना। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जाके जस्ट आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर, ऐसे सर्च कर लोगे तो ये वीडियो आ जाएगी। तो ये वाली जो वीडियो है, आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी है, और आज हो सकता है या कल हो सकता है इस वीडियो पे पूरे 1 मिलियन व्यूज भी हो जाएंगे। तो यानी बहुत सारे लोग इसको पहले ही देख चुके हैं, और आपको भी जरूर देखनी है। 11 घंटे 35 मिनट और 53 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन एक मास्टरपीस वीडियो है। आज तक इस वीडियो से एक भी कमेंट डिलीट नहीं हुआ है, और आज तक इस वीडियो पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देखा है उसको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। आपको अगर जीवन में ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं हो सकती इंग्लिश, आप ये वीडियो देखोगे, आप कहोगे हो सकती है इंग्लिश, और पक्का हो जाएगी। तो ये चीजें जरूर देख लें। बाकी आगे देखते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्लानिंग के लिए जो एक टेक्निक है आपकी, वो होती है DWM। अब आप कहोगे सर DWM क्या है? DWM के ना दो आपके फॉर्म्स कह सकते हैं, दो तरीके हैं, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। DWM का दो मतलब हो सकते हैं। पहला आपका क्या है? डेली वर्क मैनेजमेंट। डेली वर्क मैनेजमेंट यानी कि आप अपने काम को डेली डेली मैनेज करें। यानी कि जैसे क्या है, जैसे आपको सुबह 6 बजे से पढ़ाई करनी है या 7 बजे से, रात को जब आप सोएं तो अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है उसको एकदम कंसाइज रूप से आप लिखें। और लिखें सिर्फ ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख लिया, नहीं नहीं मेरे भाई, आप प्रॉपर ऐसे लिखें कि भाई मेरे को 7 बजे से लेके 8 बजे तक वोकैब पढ़ना है, ठीक है। और देखो अब इसमें क्या होता है बच्चों के साथ में, बच्चे क्या करेंगे, 7 से 8 तक वोकैब पढ़ना है, लेकिन वोकैब में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपने डिसाइड नहीं करा। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे संजीवनी उठाई, आप पढ़ रहे हैं रियलिज्म, पॉकार्ट, नेवार्ट, ये सब ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। पता चला कि 1 घंटे के अंदर 10 ही वर्ड पढ़ पाए, या पता चला कि 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ा ये खुद को याद भी नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करो, न सिर्फ अपना ये लिखो कि आपको क्या पढ़ना है,
बल्कि में साथ साथ में आप लोग यहाँ पे ये भी मेंशन करो कि वोकैब पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। जैसे वोकैब संजीवनी से आपको लिस्ट ए पढ़नी है, लिस्ट ए के बेसिकली क्या पढ़ने हैं आपको, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ने हैं। कोई भी चीज अगर आपको पढ़नी है सिंपल आप उसको लिखो, और सिनोनिम्स भी क्या पढ़ने हैं आपको, मान लीजिए 101 से लेके और आपको सिनोनिम पढ़ने हैं जैसे 151 तक, 50 सिनोनिम्स पढ़ने हैं आज आपको। तो इस टाइप से पूरा लिखिए अपने शेड्यूल में। फिर आपको 8 से लेके 9 बजे तक फॉर एग्जांपल जीएस पढ़नी है, तो अपने शेड्यूल को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस को भी लिखिए। इंग्लिश आपको कितनी पढ़नी है, मैं कहूंगा लगभग डेली का डेली मिनिमम 1 घंटा वोकैब को दो, बहुत जरूरी है वोकैब को टाइम देना। इसके अलावा आपको मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे ग्रामर को देने चाहिए, और लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में रीडिंग को भी दे सकते हैं। 3-3.5 घंटा मिनिमम आपको इंग्लिश को देना ही पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स लाती है। 135 मेंस में है, इसके 50 आपके प्री में है। अगर सीपीओ की बात करेंगे तो 200 मेंस में और 50 प्री में है। सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है इंग्लिश। सीएचएसएल में भी मेंस में आपके 120 हैं और प्री में 50 हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट से ज्यादा है। तो इस तरीके से प्लान करो, पूरा का पूरा टाइम लिखो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, सब कुछ लिख लिया ये आपका। तो इससे क्या होगा, अगले दिन ना आपको ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी कि भाई क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या कर लूं क्या छोड़ दूं, ये सब। दूसरा, आप इसको डीडब्ल्यूएम की दूसरी फॉर्म आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब हो सकता है डे, वीक एंड मंथ। आपके पास में एग्जाम में जितना भी टाइम है, सबसे पहले मंथ देखो कितने, मंथ के हिसाब से पूरी चीजों को ब्रेक कर लो कि भाई 6 महीने, 1 महीने में इतना पढ़ूंगा, दूसरे इतना, तीसरे इतना, चौथे इतना, 5वें इतना, छठे में इतना। अब अगर 1 महीने में इतना पढ़ना है तो 1 महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, तो इन 4 वीक के हिसाब से इसको ब्रेक करा कि पहले वीक में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। अब 4 वीक में से पहले वीक में अगर इतना पढ़ना है तो वीक के अंदर हमारे पूरे 7 दिन होते हैं, जिसमें से 6 काउंट करेंगे हम, यानी कि एक दिन को अपने लिए रखेंगे बैकअप में, जिससे कि कोई भी चीज कवर करनी हो, कुछ छूट गया है तो वो कवर कर पाए। तो पहले दिन में ये करा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, 5वें में ये, छठे में ये। 7वें दिन में सबका रिवीजन कर लेंगे, अगर सब कुछ टाइम से कर लिया, कुछ रह गया तो उसको कवर कर लेंगे। तो ये आपका डे, वीक, मंथ में अपने के पूरे टारगेट को ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। तो इसी आर्ट को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, इसी आर्ट को DWM बोल दिया जाता है, यानी कि डेली वर्क मैनेजमेंट, या फिर डे, वीक, मंथ, ठीक है। इसके बाद में जो चौथा आपका स्टेप है वो बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस या फिर PYQs। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेबस को तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। भाई अगर प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल लेवल ऑफ एग्जाम। PYQs की प्रैक्टिस करो, जिससे आपको यह समझ आ जाए कि पेपर किस लेवल का आता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कभी समझ नहीं पाओगे। टू नो विच टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर के पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर कट ये समझ आ जाएगा कि आपको किस टॉपिक को कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और किसको कितना कम पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा टू फाइंड रेलेवेंट टॉपिक्स, वही वाली चीज कि कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ये आपको खुद समझ आ जाएगा। एक टीचर होने के नाते अगर आप किसी का भी बैच लेते हो तो जनरली टीचर पूरी की पूरी ग्रामर आपको कवर करा के देगा, जिससे कि एग्जाम में अगर उथल पुथल कुछ हो तो भी आपके नंबर ना कटें। इसीलिए मैं भी कंप्लीट करा के दूंगा, लेकिन जब पेपर का टाइम है तो आप पूरी की पूरी ग्रामर को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने पूरे के पूरे PYQs को देखा है तो आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि आपको क्या पढ़ना है इस टाइम पर और क्या नहीं पढ़ना है। तो चौथा स्टेप ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा बच्चे मिस करते हैं। 5वां स्टेप वो आपकी प्रिपरेशन में फाइनली एक वो कहते हैं ना कि लास्ट कील ठोक देगा, और ये होता है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूर लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने के सोर्सेज की भी मैं बात करूंगा। जैसे बहुत सारे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वीकली फ्री मॉक टेस्ट कराती हैं, आप उनके मॉक टेस्ट जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बड़े क्राउड में अपनी रैंक देखने का मौका मिलता है। टेक्स्ट बुक हो गया, द पंडित्स का हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये सब लोग आपके मॉक टेस्ट कराते हैं, आप इनसे देख सकते हैं। इनमें से जिसका भी मॉक टेस्ट आपको बहुत रेलेवेंट लगे, बहुत अच्छा लगे, आप उनका पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, चाहे वो पंडित्स का है चाहे वो किसी और का है, ठीक है। जिसका आपको रेलेवेंट लगता है, जिसका आपको अच्छा लगता है, आप उनका मॉक टेस्ट पेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उनका। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है मेरे भाई, सबसे पहले मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, इसका एक अपना प्रॉपर पैटर्न बनाओ कि भाई मेरे को सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। अगर हम प्री की बात कर रहे हैं, मैं सामान्यतः सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया करता था। उसका कारण ये था कि देखो मैथ्स में अगर सबसे पहले अटेम्प्ट करने लग गया तो मैथ्स में उलझा रह जाए आदमी, संभावना पूरी है।
जीएस अगर सबसे पहले अटेम्प्ट करो तो जीएस शुरू में कॉन्फिडेंस की एस्टेसी मार देगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस को हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो जीएस को करने में क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इंग्लिश भी थोड़ा सा ऐसा ही है, कई बार हो सकता है शुरुआत में फंस जाए हम, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से ना हो पाए। तो रीजनिंग एक ऐसा है कि जो कि कॉन्फिडेंस दे देता था शुरू में, तो रीजनिंग को मैं सबसे पहले करता था, फिर जीएस और इंग्लिश को निपटाता था, और लास्ट में मैथ्स को। जनरली मेरा ये रहता था, तो आपको भी उस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज करना है। इसके बाद में आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। जिन क्वेश्चंस पे आप अटके, क्यों अटके, क्या कारण था, ये देखना है। जिन क्वेश्चंस में आपका टाइम और टॉपर के टाइम में फर्क है, उसमें देखो कि आप किस तरीके से 5 सेकंड भी अगर कम कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो। जिन क्वेश्चंस आपको नहीं कर पाए वो तो आपको देखने ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा अटका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप उन पर काम करो। हर मॉक टेस्ट के अंदर लगभग आप 10 से 12 नंबर का एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करो कि ये इस मॉक में हम नहीं कर पाए थे, अगले 4-5 दिन में, 6 दिन में हमें इन चीजों पर काम करना है, मेहनत करनी है, तो अगले मॉक तक हम इन चीजों को अच्छे से कर लेंगे। बाकी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने इसी चैनल पे और डाल रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें और डिटेल में समझा रखा है। बाकी ये आपका बूस्ट करेगा स्पीड को, एक्यूरेसी को, तो ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट से सीखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ पूछना है, जानना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको जानना है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं कि अगर आपको कोई भी फ्री ई बुक्स चाहिए, जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया, आपको लगता है कि आप बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं, बैचेस नहीं ले सकते हैं, फ्री कंटेंट के लिए आप प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम हमारा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां पे फॉलो करके भी मुझसे जो भी आप मांगना चाहते हैं वो देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी ई बुक्स वहां पे मिल जाएंगी, तो इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाता है। तो आज के लिए और अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। बाकी मेरे भाई बहुत जल्द और एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो में, उनके साथ में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।